यह समझने की देश के उत्तरी हिस्से में ऐसा शासन क्यों है, इतिहास पर देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी करें। हमारे नए वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चाय बनाइए, पैनकेक निकालिए, शुरू करते हैं। सोचें, उत्तर कोरिया में अलगाववादी शासन कैसे आया। 1941 तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जापान के उपनिवेश थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभाव में आ गया। दोनों देशों सहमति न बनी। परिणामस्वरूप कोरियाई प्रायद्वीप पर दो सत्ता निकायों निर्माण हुआ, फिर दो देशों गठन हुआ। वे मूल रूप से विभिन्न वैचारिक आधारों पर थे। उत्तर कोरिया के क्षेत्र में श्रम पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। देश के पहले दिनों से ही उसने समाजवाद के अलावा किसी अन्य शासन और व्यवस्था को नहीं जाना। सोवियत संघ के अलावा देश को कम्युनिस्ट चीन से समर्थन मिला। उत्तर कोरिया का राज्य व्यवस्था अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही कम्युनिस्ट और समाजवादी देशों ने अन्य राज्य व्यवस्था प्रणालियों की ओर से प्रतिरोध का सामना किया है। उदाहरण, सोवियत संघ के ऊपर एक लोहे की पर्दा था। भिन्न वैचारिक प्रणालियां, समाजवाद और पूंजीवाद संघर्षित होती थीं। खुले हुए सीमाओं का मतलब होगा उनका आपसी प्रवेश, आपसी प्रभाव और सभी खुले क्षेत्रों में एक ही व्यवस्था की धीरे धीरे स्थापना। इसलिए सभी समाजवादी देशों ने किसी न किसी हद तक अपनी लाइन की रक्षा की, पश्चिमी मूल्यों के प्रवेश को रोकते हुए। उत्तर कोरिया में आज भी खुली हुई कपड़े नहीं पहने जाते हैं और मुख्य मूल्य रचनात्मक श्रम को माना जाता है। देश के वर्तमान नेता किम जोंग उन की पत्नी से महिलाओं के कपड़ों की आवश्यकताएं ढीली हुई हैं। महिलाओं को जींस, सूट, बालियों पहनने और साइकिल चलाने की अनुमति दी गई है। इससे जींस पहनने वाली महिलाओं को दंडित किया जा सकता था। उत्तर कोरिया की विचारधारा पर राय बनती है। देश का संविधान यह घोषणा करता है कि यह एक समाजवादी सत्ता है जो श्रमिकों, किसानों और श्रम बुद्धिजीवियों के श्रमिक लोगों के पास है। रूसी कोरियाई विशेषज्ञ अंद्रेई लेंको के अनुसार आज सत्ता उच्च पार्टी अधिकारियों की एक परत में है और आधुनिक व्यवस्था एक क्वाजी जातीय राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा ढांचा जिसमें शासन का रूप केवल नाम के लिए गणतांत्रिक है, लेकिन सत्ता एक व्यक्ति के पास है जो अपनी शक्तियों को विरासत में सौंपता है। शुरुआत में देश के जन्म इसे एक ही राजवंश ने शासित किया, किम इल सुंग, उसके बेटे किम जोंग इल और बाद में पोते किम जोंग उन। उनमें से कोई भी अपने पूर्ववर्ती की पदवी पर नहीं था। वे ऐसे पदों पर थे जो अधिकार प्रदान करते थे और वे व्यक्तित्व कल्ट से प्रभावित थे। कड़ी अलगाव सत्ता को अपने हाथों में बनाए रखने की इच्छा के रूप में समझाया जा सकता है। शायद सभी को यह अच्छी तरह से पता है कि उत्तर कोरिया सबसे अलगाववादी देश है। इसका एक कारण चूचे हैं। उत्तर कोरियाई राष्ट्रीय राज्य विचारधारा। आत्मा आइसोलेशन का एक और कारण देश की राज्य विचारधारा, जो मार्क्सवाद और कन्फ्यूशियनिज्म का एक अनूठा मिश्रण है। चुचे को किम इल सुंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकसित कर स्थापित किया गया। यह पश्चिमी सोच के लिए एक काफी जटिल संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रणाली है। पहला, समाज के विकास की शक्ति जनता। इसका मतलब यह नहीं है कि समानता का अर्थ है एक पदानुक्रम है जिसमें नेता होना एक मानक है। दूसरा, अर्थव्यवस्था मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनसंख्या, पूरे देश की संतोषजनकता है। तीसरा, राष्ट्रीय गर्व और गरिमा के विकास पर ध्यान दिया जाता है, जहां हर व्यक्ति समाज में सम्मानित महसूस करता है। चौथा, नेता के प्रति अटूट निष्ठा, जो समाज की शक्ति को मजबूत करती है। क्रांति एक व्यापक अवधारणा है, श्रम को भी प्रभावित करती है। छठा, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों एक है। सातवां, सेना जनता के खिलाफ नहीं है, जनता सेना है। चौथे दृष्टिकोण से देश की बंदिश डर नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने की इच्छा है। हम आपको उत्तर कोरिया में भयानक कारकों पर चर्चा करेंगे। यदि आप उत्तर कोरिया में कोई अपराध करते हैं तो आपके परिवार के साथ क्या होगा। पहला, 3 पीढ़ियों की सजा होती है। इसका मतलब जब किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी परिवार जाती है और परिवार के अगले 2 पीढ़ियां जेल में जन्म लेती हैं और अपनी जिंदगी बिताती हैं। यह तथ्य सच भयानक है।
और आप किताब लागर 14 से भागना दूसरे पीढ़ी का क्या मतलब है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक उत्तर कोरियाई को किसी जेल श्रमिक शिविर में जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जवाब सरल है, राजनीतिक अपराध। राजनीतिक अपराध का अर्थ है सरकार की आलोचना करना या देश से भागने की कोशिश करना। दूसरा, 6 दिवसीय कार्य सप्ताह और 1 और दिन अनिवार्य स्वयंसेवी कार्य के लिए। यह सुनिश्चित करते हैं कि औसत नागरिक के पास वास्तव में कोई खाली समय नहीं है। यह तथ्य इंटरनेट पर दिखाई देता है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत अज्ञात है। यह जाना जा सकता है कि उत्तर कोरिया में कार्यस्थल कैसे व्यवस्थित हैं। माध्यमिक विद्यालय के बाद सरकार द्वारा नौकरी दी जाती है और इस नौकरी पर जीवन भर नियुक्त होता है। सरकारी कंपनियों में अन्य कार्यस्थल भी हैं, जहां विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, लेकिन वहां बिना रिश्वत के पहुंचना असंभव है। क्या आप पहले जानते थे कि उत्तर कोरिया में भांग का उत्पादन, भंडारण और उपयोग कानूनी है और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू के स्वस्थ विकल्प के रूप में सिफारिश की है? यह 100% सच है। मारिजुआना उत्तर कोरिया में कानूनी होने वाला एकमात्र नशीला पदार्थ नहीं है। सरकार लोगों को उनकी अनुपयोगी भूमि पर अफीम उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भांग के पौधे जो सड़क के किनारे खुद से उगते हैं। भांग रेलवे ट्रैक के किनारे उगाई जाती है, गहरी जड़ों से रेल की पटरियों को सहारा दिया जा सके। चौथा, आधिकारिक दस्तावेजों अनुसार किम जोंग इल 3 सप्ताह उम्र में चलना सीख गए थे। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान किम ने दस्तावेजों के अनुसार 1,500 किताबें लिखीं, जिनमें 6 बड़े ओपेरा शामिल हैं। उनकी जीवनी के अनुसार उनके सभी ओपेरा संगीत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ हैं। खेल उपलब्धियां हैं। 1994 में प्योंगयांग मीडिया ने बताया कि जब किम पहली बार गोल्फ क्लब गया, उसने 38 होल पार किए, जिनमें से 11 एक ही शॉट में थे। यह सब 17 गार्डों के सामने हुआ। उसने खेल छोड़ने का निर्णय लिया। किम ने खेल प्रतियोगिताओं को गंभीरता से लिया। माना जाता है कि उत्तर कोरिया की फुटबॉल टीम को 2010 के विश्व कप में हार के लिए 6 घंटे तक सार्वजनिक रूप से मजाक बनाया गया। इस देश में फुटबॉल नहीं खेलना बेहतर है। इस देश के अंतरिक्ष अभियान की सफलता 20% है। यह एक बहुत अजीब आंकड़ा है। स्पष्ट नहीं है कि किस सफलता का। यह उपग्रहों के प्रक्षेपण से संबंधित है, क्योंकि उत्तर कोरिया द्वारा किए गए 5 प्रक्षेपणों में से सिर्फ एक कक्षा में पहुंचा। हालांकि उत्तर कोरियाई सरकार का दावा है कि एक और उपग्रह है, जो 1998 में कक्षा में भेजा गया था और वर्तमान में अंतरिक्ष में देशभक्ति गीत भेज रहा है, शायद विज्ञान के लिए। सोचते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का अस्तित्व समाप्त हो गया है। दुर्भाग्य से आप गलत हैं। छठा, उत्तर कोरिया के एक कॉन्सेंट्रेशन लेजर में 50,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को रखा गया है। दासों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यातना दी जाती है और प्रयोग किए जाते हैं। होलोकॉस्ट के समय उद्धृत संख्या 1990 के दशक में एमनेस्टी इंटरनेशनल से ली गई है। एक पूर्व सुरक्षा गार्ड जिसने उत्तर कोरिया से भाग लिया ने अनुमान लगाया कि हर साल हिरियोम के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लगभग 2,000 लोग भूख से मरते हैं, लेकिन निवासियों की संख्या स्थिर रहती है और 50,000 के बराबर होती है, नए चुने गए कैदियों की समान संख्या के कारण। उसी सुरक्षा गार्ड ने आका कि 30% कैदियों में शारीरिक विकृतियां हैं, जैसे कि अंगों की कमी। 7, 1990 के दशक में शिक्षकों को अकॉर्डियन बजाना आना चाहिए था और उन्हें शिक्षक प्रमाण पत्र से पहले अकॉर्डियन पर परीक्षा पास करनी थी। 2009 की किताब नैचेमो जाविदोवत से, जो 15 वर्षों से अधिक समय तक 6 उत्तर कोरियाई लोगों के जीवन का वर्णन करती, इनमें से एक स्कूल की शिक्षिका थी। उसका अकॉर्डियन परीक्षा स्थगित थी। जब तक परीक्षा नहीं दी, वह एक नर्सरी में शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। एक ऐसा शहर जिसे लोगों को आकर्षण के लिए बनाया गया है, बिना खिड़कियों और इंटीरियर्स के बक्से हैं। कि चोंगडोम एक प्रचार शहर है जिसे किम जोंग उन ने 1950 के दशक में देश की सीमा पर बनाया था। उसे दक्षिण पर उत्तर दिखानी थी और लोगों को दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया में भागने प्रेरित करना था, लेकिन वहां कोई निवासी नहीं थे। सरकार ने खर्च किया और प्रयास कार्यशील शहर की दृश्यता बनाने के लिए किए गए, जिसमें सड़कों पर रोशनी थी। अच्छी ऑप्टिक्स में एक नजर डालना काफी था ताकि उस शहर का पर्दाफाश किया जा सके जिसके कांच के भवन केवल बिना किसी इंटीरियर्स के खाली डिब्बों के समान थे।
शहर में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा पोल भी स्थित है। खाली इमारतों के अलावा उत्तर कोरिया के पास ऐसे लाउड स्पीकर भी थे जो दक्षिणी पड़ोसियों के लिए प्रचार करते थे। उन्होंने उसी तरह का जवाब दिया। सौभाग्य से दोनों देशों ने 2004 में समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। आपके अनुसार उत्तर कोरिया में आग या किसी अन्य आपात स्थिति के मामले में अपने आप को छोड़कर सबसे पहले क्या बचाना चाहिए? 9वां, उत्तर कोरिया में मूर्ति पूजा है कि किम जोंग उन का चित्रक दूसरी चीज है जिसे सामान्यतः नागरिकों को आग लगने की स्थिति में अपने बाद बचाना चाहिए। युद्ध की स्थिति में मूर्तियों के लिए विशेष बंकर भी हैं। चित्रों कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सच है कि सभी नेताओं की मूर्तियां सशस्त्र बलों द्वारा संरक्षित की जाती हैं। वे देश के असली नेता हों। हम अपने बिल्लियों की पूजा भी नहीं की। उत्तर कोरिया में 2022 साल नहीं है, वहाँ अब 111 साल है, क्योंकि उत्तर कोरिया वर्ष को किम जोंग इल के जन्म से गिनता है, न कि यीशु के जन्म से। और किम जोंग इल के जन्म से पहले हुई उन चीजों के बारे में क्या? 11, उत्तर कोरिया में साक्षरता की परिभाषा किम जोंग इल लिखने की क्षमता से की जाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया में उनके आंकड़ों के अनुसार 99% जनसंख्या शिक्षित है। कोई इस सांख्यिकीय आंकड़े पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन उत्तर कोरिया की शिक्षा प्रणाली में 11 साल की अनिवार्य शिक्षा शामिल है। इस प्रकार यह संभव है कि औसत उत्तर कोरियाई वास्तव में पढ़ और लिख सकता है। कैज मोर्टार से, और क्यों नहीं? 12, यह बस भयानक है ना? हाँ, उत्तर कोरिया में मोर्टार शेल से फांसी दी जाती है। यह एक तथ्य है, लेकिन आम नहीं है। यह एक उच्चतम सरकारी अधिकारी था जिसने किम जोंग इल की मृत्यु के बाद पार्टी आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रुका और उसे फांसी दी गई। उत्तर कोरिया संविधान के अनुसार नागरिकों को अधिकार बोलने, प्रेस, मतदान, प्रदर्शन और संघ की स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से सही है, और यदि आप चाहें तो आप उत्तर कोरियाई संविधान पढ़ सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि यह वास्तविकता को चुनौती देता है तो आप गलत हैं, लेकिन दस्तावेज में कुछ लेकिन हैं जो विदेशी लोगों को बहुत लोकतांत्रिक नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए, नागरिकों को राजनीतिक और वैचारिक एकता और लोगों की एकजुटता की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए, और काम नागरिक के लिए एक महान कर्तव्य और सम्मान है। 1970 के दशक से पहले उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था दक्षिण कोरिया से अधिक थी। वर्तमान में उत्तर कोरिया का जीडीपी केवल दक्षिण कोरिया के 2.5% है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था तो उसकी अपनी छाया से भी कम है। 2011 में प्रति व्यक्ति अनुमानित जीडीपी लगभग 1,800 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष था, जो कि दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति लगभग 30,800 डॉलर से कम है। दूसरी ओर, हम मानते हैं कि उत्तर कोरिया में खरीदने के लिए ज्यादा चीजें नहीं हैं। 15, उत्तर कोरिया हर 5 साल में चुनाव आयोजित करता है, जिसमें मतपत्रों पर केवल एक ही उम्मीदवार का नाम होता है। शायद ही आश्चर्यजनक लगता है। हमें ध्यान दें कि जबकि सरकार में किसी भी स्थान के लिए केवल एक ही उम्मीदवार मौजूद है, मतदाता सैद्धांतिक रूप से उम्मीदवार पर वीटो लगा सकते हैं। वे किसी के खिलाफ वोट कर सकते हैं, उसका नाम काटकर, लेकिन ऐसा करने के लिए मतदाता को बक्से में जाना होगा, जहां सभी को यह दिखाई देगा कि वह क्या चुनाव कर रहा है। उसका नाम काले सूचियों में है। हर देश में इंटरनेट यूजर्स 1 मिलियन को पार कर चुकी है, लेकिन यहाँ यह 16वां है। उत्तर कोरिया में इंटरनेट उपयोगकर्ता 605 हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग बढ़ता हुआ लगता है, हालांकि यह मुख्य रूप से उच्च वर्ग के अधिकारियों और छात्रों तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम लालतारा के नाम से लॉन्च की है, जो लिनक्स पर आधारित है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उत्तर कोरिया एक डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है। हालांकि इस छोटे पैमाने पर हमें लगता है कि विचलन शब्द क्रांति की तुलना में बेहतर होगा। हालांकि यह कहा गया था कि उत्तर कोरियाई सभी के लिए विकसित सॉफ्टवेयर में योगदान दे रहे हैं, मध्य पूर्व के बैंकों से लेकर निंटेंडो और सोनी तक। बस इतना कहने दें कि हम इस पर थोड़ा विश्वास नहीं करते। आधुनिक उत्तर कोरिया की बंदिशों को सरल कारणों की सूची से समझाया नहीं जा सकता। यह आंशिक रूप से अतीत की विरासत पर पुनर्विचार है, आंशिक रूप से यह एक विचारधारा है। पिछले कुछ वर्षों में सख्त शासन को कमजोर करने की प्रवृत्तियां हैं। किम जोंग उन 2012 में देश के प्रमुख बने, ने तुरंत विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निजी व्यवसाय की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक सुधार शुरू किए। कोरिया में जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए।
उत्तर कोरिया में क्या बदलना चाहेंगे? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।